हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद दिस सेकंड पोर्शन ऑफ द मेथड ऑफ इमेजेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसका एक वीडियो मैं आपको ऑलरेडी शूट करके दे चुका हूं। ये जो मेथड ऑफ इमेजेस वाला पार्ट है ये वैसे जे एडवांस में पूछा जाने का चांसेस बहुत कम है। ओलंपियाड के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई एग्जॉटिक थ्योरी देकर के कॉम्बिनेशन इस पर बनाया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो जो मेथड ऑफ इमेजेस है उसमें दो पार्ट हम लोग कवर करते हैं। इनफैक्ट ग्रिफिथ में भी दो पोर्शन कवर किए गए हैं। जो थ्योरी मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द थ्योरी आई हैव टेकन फ्रॉम ग्रिफिथ ओनली। मैं बस उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहला है प्लेन के अंदर इमेज बनाना, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट चार्ज की पॉइंट इमेज होती है, रिंग की रिंग इमेज होती है, लाइन चार्ज की लाइन इमेज होती है। कुछ क्वेश्चंस इसमें आपको लास्ट में मैं दूंगा, आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं और आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इन दिस सेकेंड पोर्शन ऑफ मेथड ऑफ इमेजेस हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल सरफेस के अंदर किसी पॉइंट चार्ज की इमेज कैसे निकाली जाती है, उसे कहाँ रखा जाता है, कितना एक स्फीयर को हम रिप्लेस करके कितना चार्ज से रिप्लेस कर सकते हैं, और एक पॉइंट चार्ज को इस तरह से अगर स्फीयर के सामने रख दिया जाए, इफ यू हैव अ स्फीयर एंड इफ यू हैव अ पॉइंट चार्ज हियर, और आपको इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है, तो इफेक्टिवली इस चार्ज को, इस कंडक्टिंग स्फीयर को हम कितने चार्ज से रिप्लेस करें, कहां पे रखें, वो सारी बातें इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। पहले मैं आपको स्टेटमेंट दे देता हूं प्रॉब्लम का, कि प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है। जस्ट अ मोमेंट। देखो बच्चों, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है, बड़े भी हैं इसके अंदर, कुछ टीचर्स भी मेथड ऑफ इमेजेस पढ़ना चाह रहे थे, जिनके कई बार मेरे पास मैसेजेस आए, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना करके मैं उनको बता देता हूँ। सो यू हैव अ स्फेरिकल सरफेस कंडक्टिंग एंड इट इज अर्थेड। इसकी अर्थिंग आपने कर रखी है, इसके आपको रेडियस दे रखी होती है, और इसके सामने एक पॉइंट चार्ज रखा जाता है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट चार्ज इज गिवन टू यू ए। इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बल्कि ज्यादा ही पूछे जा सकते हैं, बट पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट क्वेश्चन है वो ये है कि ये बताइए इस स्फीयर और इस पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स कितना लगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कैलकुलेट सिग्मा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी ऑन द स्फीयर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, वो आपसे इसके अंदर पूछा जा सकता है। तो ये दो बातें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो इसमें क्या होता है, हम लोग इस पूरे स्फीयर को हटा करके इसकी जगह पर एक चार्ज रख सकते हैं। और वो चार्ज कैसे रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q और एक स्फीयर है, और स्फीयर की रेडियस मेरे को दे रखी है, और मैं इन दोनों के बीच का फोर्स जानना चाह रहा हूं। तो व्हाट आई कैन डू इज, इसके अंदर कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, ऑब्वियस सी बात है कुछ प्लस चार्ज भी इसके अंदर इंड्यूस होगा, एंड इफेक्टिव सेंटर ऑफ दैट चार्ज कैन बी समवेयर हियर बिकॉज ऑफ सिमेट्री। आप बोल सकते हो कि यहाँ ये चार्ज जो है ऐसे इस लाइन पे रखा हुआ है, तो यहाँ से सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस कुछ इस तरह से जाएंगी। इलेक्ट्रिक लाइंस के अंदर खास तरह से बोल सकते हो सिमेट्री होगी, तो जो चार्ज डेंसिटी होगी दैट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट दिस लाइन। तो हम अगर कोई भी एंगल थीटा पे जाके कोई रिंग लेंगे तो उसकी चार्ज डेंसिटी जो आएगी यूनिफॉर्म आएगी ड्यू टू सिमेट्री। तो हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद है कि ये बताना कि इसको यहाँ रखने पर इस पूरे सिस्टम को कितने चार्ज से रिप्लेस कर सकते हैं और उसको कहाँ रखना है, किस पोजीशन पे उसको रखना है। तो आप देख सकते हैं पूरी थियरी है ना। अब मैं आपको ये पूरी थ्योरी अपने हिसाब से बताता हूँ। यहाँ पे तो काफी सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है, मैं क्वेश्चंस के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, इसीलिए मैंने ये पीपीटी यहाँ पे छोड़ा है। तो अब मैं अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इसको अगर पढ़ाता तो मैं इसको कैसे पढ़ाता, या मैं इसको कैसे इसमें प्रोसीड करता। आई हैव अ स्फीयर एंड देन आई हैव अ पॉइंट चार्ज हियर। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज गिवन टू यू मी, इंफॉर्मेशन मेरे पास है, इसकी रेडियस है r, है ना। ये गलत बन गया, इसको मिटा देते हैं भाई। बहुत जिद्दी है ये, नहीं हट रहा, कोई बात नहीं, बाद में ध्यान दो इसको। सो रेडियस ऑफ द स्फीयर इज r, ओहो, एंड दिस गैप इज a।
ठीक है, ये मैंने अर्थिंग इसकी कर रखी है, क्योंकि इस तरह के सिचुएशन में मैं आपको तब भी बताऊंगा, वो वाली सिचुएशन बताऊंगा जिसमें अर्थिंग नहीं कर रखी, लेकिन अर्थिंग कर रखी हो तो क्या करते हैं। तो अर्थिंग अगर कर रखी इसका मतलब इसका पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, हम लोग जैसा कि देख सकते हैं इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी वो सारी इलेक्ट्रिक लाइंस कुछ इस तरह से गिरेंगी, कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस तो एकदम सीधी आ जाएंगी, कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरह से गिरेंगी। ऑल द इलेक्ट्रिक लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, राइट। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई वांट टू रिप्लेस दिस एंटायर सिस्टम ऑफ स्फीयर जो कि अर्थ कर रखा है विद द पॉइंट चार्ज q प्राइम। द सेंटर इज c, दिस वाज द सेंटर। I don't know what should be the distance of that effective charge from center, but मैं उसको b मान लेता हूँ और ये जो distance है ये मैं a मान लेता हूँ। So this q prime is the effective charge of this entire कचरा। ये जो कचरा है पूरा, इस पूरे कचरे को हटाकर हम एक सिंगल पॉइंट चार्ज इस पे रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो इस तरह से ज्यादा की गिरती हैं। ऐसा फील होता है कि कोई चार्ज यहाँ पड़ा होता तो सारी इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो उससे कवर हो जाती। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस गिरेगी प्लस यहाँ, क्योंकि प्लस चार्ज इंड्यूस होगा तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेगी भी सही। तो एक तरह से इफेक्टिवली हम लोग एक चार्ज ढूंढना चाह रहे हैं, एक ऐसा चार्ज ढूंढना चाह रहे हैं जिसको रख दे तो वो सारे सिस्टम को कवर अप करेगा। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट फोर्स बिटवीन देम यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट व्हिच इज k q prime q divided by a minus b whole square. So if you know b, which is the effective distance of this q prime from center, if you know q prime, value of q prime कि भाई चार्ज कितना रखता है तो आप फोर्स निकाल सकते हो। सिग्मा की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि q prime ढूंढूं लाऊं कहां से। पहली बात बच्चों, ये q prime यहाँ कहीं पे मैंने माना है which is at a distance b from center. So if distance is b, आप बता सकते हो जो नियरेस्ट सरफेस होगा q प्राइम का उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। दिस इज r, दिस इज b, सो द गैप विल बी q प्राइम और सरफेस के बीच का जो गैप होगा दैट विल बी r minus b. So I can write potential due to this charge kq प्राइम डिवाइड बाय r minus b, ये इसका पोटेंशियल होगा। इसकी वजह से वहां पे पोटेंशियल लिख सकते हैं kq डिवाइडेड बाय a minus r, because a is the distance from center and if I want to calculate distance from surface it will be a minus r. Similarly for the other point जो कि diagonally opposite है इस point के, वहां पे लिख सकता हूँ kq prime divided by r plus b plus kq divided by a plus r is equal to 0। मैंने अपनी पसंद के दो पॉइंट लिए। वैसे इस पूरे कंडक्टर के सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, बिकॉज आपने इसकी अर्थिंग कर रखी है। तो मैंने अपनी पसंद के दो पॉइंट ले लिए और उसके हिसाब से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। नाउ आई कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम। जब मैं उन दोनों को डिवाइड करूंगा तो आई गेट r प्लस b, कलर चेंज कर लेते हैं। आई गेट r प्लस b डिवाइड बाय r माइनस b इज इक्वल टू, आई एम डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशंस, a प्लस r डिवाइडेड बाय a माइनस r। थोड़ा कंपोनेंट ऑफ डिवाइडेंड यूज कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स b न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स r डिवाइडेड बाय, एक बार इन दोनों का सम कर देते हैं, 2 टाइम्स r डिवाइड बाय 2 टाइम्स a। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू आ जाती है r स्क्वायर डिवाइड बाय a। इसका मतलब हमें पता चल गया कि वो इफेक्टिव चार्ज हमको कितना दूर रखना है। अब कितना रखना है अगर वो जानना है तो एक काम कर सकते हैं, b की वैल्यू इनमें से किसी में भी डाल दें। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक बार वो इक्वेशन देख लेते हैं। q प्राइम डिवाइड बाय r माइनस b प्लस, सो इट वाज समथिंग लाइक दिस, q प्राइम डिवाइडेड बाय r माइनस b प्लस q डिवाइडेड बाय a माइनस r इज इक्वल टू 0 एंड b की वैल्यू अभी हाल ही में हमने पता की r स्क्वायर डिवाइड बाय। तो बच्चों एक तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि ये मुझे लगता है जेई एडवांस में भी आ सकता है कि हम अगर इफेक्टिव कोई चार्ज रखना चाहते हैं कहीं पर तो उसे कहाँ रखें, कितना रखें वो भी निकाल सकते हैं। थ्योरी दे करके कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो b की वैल्यू जैसे ही यहाँ रखूंगा q प्राइम की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी माइनस q इंटू r माइनस b which is r square divided by a divided by a minus r। एलसीएम ले लेते हैं,
आर, सो माइनस क्यू टाइम्स आर, आर बाहर आ गया भाई साहब, यहाँ बचेगा a माइनस आर अपॉन a माइनस आर विच इज 1 डिवाइडेड बाय a। इसका मतलब आपको कितने चार्ज से उसको रिप्लेस करना चाहिए, माइनस क्यू आर डिवाइड बाय a से इसको आपको रिप्लेस करना चाहिए, और कहाँ उसको रखना चाहिए, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय a पर उसको रखना चाहिए। तो ये एक तरह से टेक्निकली आप बोल सकते हो कि इस पॉइंट चार्ज को इस स्फीयर के सामने, कंडक्टिंग स्फीयर के सामने रखने पर इस कंडक्टिंग स्फीयर को इफेक्टिवली q प्राइम से रिप्लेस कर सकते हैं, व्हिच कैन बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस b फ्रॉम द सेंटर। दिस इज वेरी सिंपल थ्योरी। आप भी फील कर रहे होंगे कि एडवांस में भी आ सकता है। भी जो बच्चे 4 दिन बाद एडवांस एग्जाम देने वाले हैं, अगर बाय चांस उनको भी इसको देखने का मौका मिलता है तो वो भी इसको देख सकते हैं, और हो सकता है कि चांस की बात है, हो सकता है इस पे कोई क्वेश्चन आ जाए। अब मैं इसका करूंगा क्या, इसका मेरा फायदा क्या होगा, तो सबसे पहले तो मैं एक स्फीयर बना लेता हूं, मैं आपको समझाता हूं कि ये मेरे क्या काम आएगा। ओके, यहां पर एक पॉइंट चार्ज है, इन दोनों को मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, राइट। सो नाउ आई हैव अ चार्ज हियर। अभी हाल अपन ने पता किया क्या चार्ज था भाई साहब, वो q प्राइम, और यहां से आते की डिस्टेंस कितनी है b, हमने वो भी पता कर ली, ठीक है। यहां से आते की डिस्टेंस है a, हमने वो भी पता कर ली। इसका टोटल पोटेंशियल 0 है, बिकॉज ये प्रॉब्लम जब भी आती है तो अर्थिंग की जाती है, कुछ केसेस में अर्थिंग नहीं करते, तो क्या करना होता है वो मैं आपको भी बताऊंगा लॉजिकल कि कैसे करना है। अब बच्चों हमारे एक एक करके क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पूछा था कि बताओ इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू k q प्राइम इंटू q डिवाइडेड बाय a माइनस b whole square. I have the value of b which is r square divided by a, and then I have the value of q prime which is minus q r divided by a. एक बार चेक कर लें, ये है ना, मैं भूल जाता हूँ बार बार। हाँ, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि बताओ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। हालांकि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था सिग्मा बताओ, मैं आपको जरा सिग्मा का भी जुगाड़ करके बताता हूँ। किसी भी जनरल एंगल पे अगर हम गए यहाँ से थीटा एंगल पे, तो क्या मैं यहाँ से आते की डिस्टेंस जो है, मान लो इसको d प्राइम बोल देता हूँ, और यहाँ से आते की डिस्टेंस है इसको d बोल देता हूँ, ठीक है। क्या हम वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ थीटा? तो जवाब में बिल्कुल लिख सकते हैं k q प्राइम डिवाइडेड बाय d प्राइम प्लस k q डिवाइडेड बाय d। Now I can calculate d in terms of theta। कैसे लिख d and d प्राइम? d प्राइम के लिए कोसाइन रूल लगा सकता हूँ, इसमें लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट cos थीटा प्राइम इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस d प्राइम स्क्वायर डिवाइड बाय 2 times r into b. So I can calculate d prime which is under root, इसको इधर लाते हैं, r square plus b square minus 2 times r into b into cos theta। इसका मतलब d प्राइम की वैल्यू में थीटा की टर्म में यहाँ लिख सकते। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब देखो जेई एडवांस तक का हिसाब किताब अपना हो गया। अब थोड़ा सा एडवांस पे जा रहे हैं हम लोग घुस रहे हैं, हम लोग रिलेट इसके अंदर जा रहे हैं थोड़ा सा ओलंपियाड के हिसाब से। सो दिस इज माय डी प्राइम। सिमिलरली आई कैन कैलकुलेट डी। अब डी के लिए मैं क्या करूंगा, उसी टाइप की इक्वेशन लगाऊंगा। डी के लिए मुझे लिखना पड़ेगा डी इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स आर इंटू ए इंटू कॉस थीटा। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा पोटेंशियल का फंक्शन है ये थीटा का फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन है थीटा का, और इसके अंदर जो है आर जो है वो रेडियस है। हम चाहें तो आर की जगह स्मॉल आर यूज कर सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ आर की जगह स्मॉल आर यूज करने का, बिकॉज मैं वहां पे इसका ग्रेडियंट निकालूंगा। ग्रेडियंट निकाल करके मैं जानता हूँ इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियल डायरेक्शन में होता है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दिस इज बेसिकली v ऑफ r कोमा थीटा। मैं क्या करता हूँ, एक कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर मनी वन मान लो या कैपिटल आर ही मान लो, और आप इसको ऐसे लिखेंगे डेल v बाय डेल आर
this is radial electric field and this is nothing but sigma divided by epsilon naught. क्या आप इसको r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो? दिस इज अ फंक्शन ऑफ r, दिस इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ r and I have to differentiate it at small r is equal to capital R with minus sign. So when I will calculate gradient of potential at this point along the radius, तो आपको क्या करना है, पहले तो पोटेंशियल लिखना है एज अ फंक्शन ऑफ r कोमा थीटा. इस कैपिटल R की जगह स्मॉल r लिख लेंगे और स्मॉल r लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि जो पूरा फंक्शन है ये किसका फंक्शन बन जाएगा बच्चों, स्मॉल r और थीटा का. उसके बाद क्या करेंगे अपन लोग, उसको डिफरेंशिएट करेंगे डेल v बाय डेल r और स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर कर देंगे, कैपिटल. आई वांट टू कैलकुलेट ग्रेडियंट एट दिस पॉइंट. यू नो इट इज अ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी परपेंडिकुलर. नॉर्मल होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होना चाहिए और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, सिग्मा में एप्सिलॉन नॉट r कैप के. इससे आपको r मिल जाएगा. ग्रिफिथ से जो मैंने थ्योरी पिक करी थी वहां पर एक जगह ये कैलकुलेशन करके उन्होंने दिखा रखी थी, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली वो कैसी दिखती है. ये देखिए, तो ये बेसिकली यस ये रहा. यूजिंग द लॉ ऑफ कोसाइंस शो दैट, तो आगे चलते हैं, यही है. सो दिस वाज बेसिकली माय d प्राइम एंड दिस वाज माय d. जो वैल्यू डालने के बाद आप इस जगह पहुंच जाएंगे, है ना. ये आपका पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ r कोमा थीटा है. तो जो आपको बता रहा था अभी इस कैपिटल R की जगह स्मॉल r, वो डाल के यहाँ पहुंच गए अपन. इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी पावर 3/2 आपको नजर आएगी. तो आपको ये ऐसा सिग्मा मिलेगा. ठीक है, इस तरह से अपन सिग्मा निकाल सकते हैं. अगर आप प्रूव करना चाहें तो सिग्मा से भी प्रूव कर सकते हैं. आप अगर उस स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज निकालना चाहते हो तो सिंस यू नो सिग्मा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, आप किसी थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट ले सकते हो. उस डी थीटा के एलिमेंट के अंदर जो चार्ज है वो लिख सकते हो 2 पाई r cos थीटा इंटू r डी थीटा इंटू सिग्मा. कौन सा सिग्मा, जो हमने ये यहाँ पे निकाला है सिग्मा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो 0 से लेके पाई तक. जैसे आप इसको 0 से पाई तक इंटीग्रेट करते हो आपको मिलने वाला है क्यू प्राइम. इसका मतलब क्यू प्राइम की कैलकुलेशन करके यहाँ से वेरीफाई किया जा सकता है कि हमने जो क्यू प्राइम निकाला है वो सही निकाला है या नहीं निकाला. एक मेथड क्यू प्राइम कैलकुलेट करने का ये भी हो सकता है कि हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें सरफेस पे, इसको डिफरेंशिएट करके कौन सी जगह पे, किसी भी जनरल थीटा पे रेडियल डायरेक्शन का डिफरेंशिएशन करके फिर उसको इंटीग्रेट करके सिग्मा को हम लोग टोटल चार्ज निकालें. तो मैंने आपको दो बातें बताई, जैसा कि मैं आपको बता रहा था. वापस मैं अपने स्टाइल में आता हूँ, अपने काम जैसे मैं करता हूँ सिंपल तरीके से उस पे आता हूँ. पहली बात, ये सारा कचरा हटा के क्यू प्राइम यहाँ पे रखना है. दूसरी बात, कहाँ पे रखना है उसको हमने निकाला, उसकी वजह से हमने फोर्स निकाला जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसके बाद हमने सिग्मा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा कैसे निकाला जाए उसका रास्ता निकाला और आप चाहें तो कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हैं. अब लास्ट चीज आती है जो मेरे को लगता है कि इस लेवल पे अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो ये है कि बताओ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है. तो बड़ा आसान है. मान लो किसी टाइम पे ये a के बजाय स्मॉल r डिस्टेंस पे है, तो अगर ये स्मॉल r डिस्टेंस पे होगा तो क्यू प्राइम भी उसी हिसाब से होगा, यहाँ पे स्मॉल r आ जाएगा, है ना. क्यू प्राइम में स्मॉल r आ जाएगा और जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगी उसमें भी स्मॉल r आ जाएगा. इसका मतलब किसी मोमेंट का जो फोर्स होगा क्या वो स्मॉल r पे डिपेंडेंट होगा. क्या ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा. You want to calculate potential energy of the system, तो उसका मतलब होता है इनफाइनाइट सोर्स चार्ज को उस पोजीशन तक लाने का वर्क. तो किसी जनरल स्मॉल r पे आपने अगर फोर्स निकाल लिया a के जगह स्मॉल r लिख के, तो उस फोर्स को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे इनफाइनाइट से लेकर के a पॉइंट तक लाने में, तो जो आपका वर्क होगा, जो एक्सटर्नल का वर्क होगा, दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सो यू कैन कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट वेज, राइट. तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं. अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दिखा देता हूं, जो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं. ये सारे क्वेश्चन जो है ना ग्रिफिथ से ही लिए गए हैं. जैसे पहले मैं आपको स्फीयर का बताता हूँ क्योंकि स्फीयर के क्वेश्चन थोड़े से कम है. हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज लास्ट रह गई जो मैं आपसे बोला था. जैसे ग्रिफिथ में ही क्वेश्चन है एक कि कभी कभार क्या होता है कि वो जो आप कंडक्टर देते हो वो अर्थ नहीं कर रखा होता. सोचो अगर ये कंडक्टर की अर्थिंग नहीं कर रखी, यहाँ पे क्यू रखा है, यहाँ पे आप क्यू प्राइम निकाल लेते हैं जो आपने आज कैलकुलेट करना सीखा, तो और अगर अर्थिंग नहीं कर रखी तो क्या करेंगे अपन.
तो अर्थिंग नहीं कर रखी, तो इसका मतलब एक तरह से टेक्निकली जो हमारा पुराना क्वेश्चन था उसमें सरफेस का पोटेंशियल 0 था, बट राइट नाउ दिस पोटेंशियल इज नॉट 0। तो हमें इफेक्टिवली अगर वापस से उसी मोड में जाना है तो हम लोग एक तरह से इसके सेंटर पे एक चार्ज रख दें। वो चार्ज होना चाहिए कुछ इस तरह से कि वो उतना पोटेंशियल प्रोड्यूस करा दे जितना कि इस स्फीयर का पोटेंशियल एक्चुअल में है। तो यहां पर सेंटर पे हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r मल्टीप्लाई बाय v नॉट के बराबर का चार्ज रख दें, वेयर v नॉट इज द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इफ इट इज नॉट अर्थेड। अगर ये अर्थिंग नहीं हो रही तो इसका कुछ पोटेंशियल होगा, तो इसका कुछ पोटेंशियल होगा तो हम ये कह सकते हैं कि यार यहाँ पर एक चार्ज रख दें जो कंटिन्यूअसली एक पोटेंशियल प्रोड्यूस करा करके हमारे सिस्टम को इफेक्टिवली वैसे ही बना देगा जैसा कि वो है। बट व्हाट इज द वी नॉट? एक वी नॉट के ऊपर प्रश्न चिन्ह आता है कि यार वी नॉट क्या चीज है। बड़ा आसान है, आप सोचिए यहाँ पे जो इंड्यूस चार्ज होगा उस इंड्यूस चार्ज का सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, तो उस इंड्यूस चार्ज का जो सेंटर पे पोटेंशियल होगा दैट विल बी 0। इस चार्ज का सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा KQ/A। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसका मतलब V नॉट जो है ना वही पोटेंशियल है जो कि ये प्रोड्यूस करा रहा है इस स्फीयर के ऊपर। सो V नॉट इज नथिंग बट KQ/A। सो दिस इज अ स्पेशल क्वेश्चन फ्रॉम ग्रिफिथ जिसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास एक ऐसा स्फीयर है जिसकी अर्थिंग नहीं कर रखी, बिना अर्थिंग वाला स्फीयर है। तो बिना अर्थिंग वाले स्फीयर वाले केस में आपको यहाँ पर सेंटर पे एक चार्ज और रखना पड़ेगा, यानी कि इफेक्टिवली आपके चार्ज के रखने की वजह से एक चार्ज तो आप Q प्राइम रखेंगे जो आपने रखा, दूसरा चार्ज आप Q डबल प्राइम रखेंगे और वो इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा A और इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा B। In this situation if you want to calculate force you have to calculate force if you want to calculate force between sphere and that point charge. So actually these two charges are replacement of that sphere. तो इन दोनों का उस पे आपको फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स की वैल्यू आएगी K Q डबल प्राइम into Q divided by sorry this was not A, this was B and this was A. So K Q डबल प्राइम Q divided by A square, ये हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया दोनों को, अभी तो हमको पता है इसकी वैल्यू नेगेटिव है, प्लस K Q प्राइम Q डिवाइडेड बाय A माइनस B होल स्क्वायर। अब मैं आपको बता दूं इसमें सब पता है आपको पता है B की वैल्यू कितनी आई थी, B की वैल्यू आई थी R स्क्वायर डिवाइडेड बाय A। आपको पता है Q प्राइम की वैल्यू कितनी आई थी माइनस QR डिवाइड बाय A। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि Q डबल प्राइम की वैल्यू कितनी आएगी, Q डबल प्राइम की वैल्यू आएगी बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इनटू V नॉट। V नॉट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर जो इस चार्ज की वजह से होगा, दैट विल बी KQ डिवाइडेड बाय A। इसका मतलब इंटरेस्टिंगली आप कह सकते हो कि Q डबल प्राइम और Q का मैग्नीट्यूड Q प्राइम का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, यानी Q डबल प्राइम विल बी QR डिवाइड बाय A। जितना चार्ज आप यहाँ रखते हैं ना उतना ही चार्ज आपको सेंटर पे भी रखना है, बस इसका चार्ज का साइन नेगेटिव, इसका पॉजिटिव है। यहाँ पे सारी वैल्यू डाल दीजिए, ग्रिफिथ का ये सवाल का करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये मेथड ऑफ इमेजेस का दूसरा वाला पोर्शन है ना, आप इसको ध्यान से देखिए। प्लस ये सारे क्वेश्चंस मैंने ग्रिफिथ से ही पिक किए हैं, आप चाहें तो एक बार इनको पॉज करके देख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है जिसमें सेमी इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन्स मीट एट राइट एंगल, ये एक तरह से क्या है 90 डिग्री पे दो प्लेन्स है और यहाँ पे एक चार्ज रखा है, तो इसकी 3 इमेज बनेगी, एक यहाँ एक वहां और एक फाइनली इधर। उसकी इमेज यहाँ बनेगी, इसकी भी वहां बनेगी। They will coincide and we have to consider only one image. Then ये सारे क्वेश्चंस भी वहीं से मैंने पिक किए हैं। These are all very good questions for method of images. आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी देख सकते हैं, एक बार ट्राई करिएगा। ट्राई करके इनको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स डालिए। आपके क्या हाल है, आपको कोई डाउट्स हैं तो उस पर पोस्ट करिए। आई विल ट्राई टू कम बैक, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लगा तो हो सकता है मैं उसके ऊपर कोई इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर कोई वीडियो भी बना दूं। सो स्टे ट्यून्ड। थोड़ा सा टॉपिक ऑड है, लोग जनरली आईआईटी की तैयारी के टाइम इसको पढ़ते नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा उम्मीद रखता हूं हमेशा, क्योंकि फिजिक्स तो फिजिक्स है। हो सकता है कि कोई एग्जॉटिक थ्योरी देकर के आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए आईआईटी एडवांस में। जो बच्चे आईआईटी एडवांस के आगे जाना चाहते हैं, INPHO IPHO के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है ही। तो सभी बच्चों के लिए कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ सीख है।
सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, आईआईटी की तैयारी करते रहिए, लाइफ बनाइए। थैंक यू।